मुखिया जी, अब की बार तो लोगों ने धोखा दे दिया। सभी रमेश के समर्थक बन गए हैं। 2 टके का आदमी था रमेश। न जाने लोगों को उसमें क्या नजर आया कि उसे ही मुखिया चुन लिए हैं। आपके मुकाबले भला कैसे कोई टिक सकता था? मुझे तो ये बात ही हजम नहीं होती है। कहो तो उसका काम निपटा दे। नहीं शंकर, ऐसा करना ठीक नहीं। और इस वक्त हिंदी कहानियाँ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। रमेश अपने घर पर बैठा खाना बना रहा था। तभी भिखारी दरवाजे पर आकर झांकता है। मालिक, कुछ खाने को हो तो दो। कई दिनों से कुछ नहीं खाया। भगवान आप पर मेहरबानी करे। कोई नहीं कोई नहीं, तुम अंदर आ जाओ। जब खाना बन जाएगा तो तुम भी खा लेना। चिंता की कोई बात नहीं। भगवान की दी हर चीज़ पर हम सब का अधिकार है। तुम मेरे पास आ जाओ। बाहर बारिश भी ज़्यादा हो रही है, तुम भीग गए होगे। अगर अंदर आओगे तो तुम्हें कुछ गर्माहट महसूस होगी। भिखारी बेचारा पहले इस उम्मीद में था कि कोई उसे इस मौसम में अंदर आने के लिए कहे, और वह अंदर चला जाता है। अभी खाना बन ही रहा होता है, तभी दूसरा भिखारी। मालिक, बाहर बारिश हो रही है, काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। अगर इजाज़त हो तो अंदर आ जाओ। बारिश बंद होते ही चला जाऊंगा। आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है भाई। इस मौसम में तुम भला कहाँ जाओगे? मौसम में पहले से ही ठिठुरन पैदा कर रखी है। दूसरा भिखारी भी अंदर जा बैठ जाता है। अब अंदर खाना बन रहा होता है और तीनों पास में जल रही आग से ताप ले रहे होते हैं। दोनों ही भिखारी मन ही मन इस दयालु इंसान के लिए भगवान से दुआ कर रहे होते हैं। जैसे ही खाना बनता है, रमेश दोनों को खाना परोस देता है। आज तक किसी ने मुझे इस प्रकार से आदर से खाना नहीं खिलाया। बचपन में जब मेरी माँ जिंदा थी तब उसी ने मेरी परवाह की थी। उसके बाद मैं बेचारा अनाथ ऐसे ही बोझ सा बन जिंदगी बसर कर रहा हूँ। आप बहुत दयावान हैं। आज तक किसी ने मुझे इस तरह सहारा नहीं दिया। कोई अपने घर के अंदर नहीं आने देता, बाहर से ही दुत्कार मिलती है। आप बहुत दयालु हैं। वे तीनों खाना खाकर वहां आराम करते हैं, और जैसे ही बारिश खत्म होती है, दोनों भिखारी अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। बेचारे बस रमेश को दुआ ही दुआ दे जा रहे थे। रमेश भी खाना खाकर और तो दोनों भिखारियों की सहायता कर काफी सुकून महसूस कर रहा होता है। अगले दिन रमेश खेत की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। बेटा, बहुत दूर जाना है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो बड़ी कृपा होती। क्यों नहीं साधु बाबा? सभी चीज़ें जरूरत वालों के लिए ही होती हैं, और दान पुण्य तो बड़ी किस्मत वालों के नसीब में होते हैं। इस प्रकार रमेश उस साधु की सहायता कर आगे बढ़ चलता है। रमेश अपने बैलों को ले खेत जोतने लगता है। वह शुरू से ही बड़ा मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन उसके माँ बाप बचपन ही चल बसे थे। उसने बड़े सलीके से अपने आचार व्यवहार से समाज में एक अपनी पहचान बनाई हुई थी। अब खेत में काम कर रमेश जैसे ही घर की तरफ आ रहा होता है कि रास्ते में एक किसान की गाड़ी के सामने 4 बदमाश झगड़ा कर रहे होते हैं। अरे भाई, तुम लोग भी क्या झगड़ा कर रहे हो? जाने दो इस बेचारे किसान को। अरे तुम जाओ यहाँ से। तुम बीच में ना पड़ो। अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, खतरनाक हो सकता है। अपना रास्ता नापो यहाँ से। आए कहीं कहीं मायती। भाई, ये मेरी गाड़ी को फसल समेत लूटना चाहते हैं।
मेरी बेटी की शादी है, अगर ये गाड़ी ले गए तो मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे ये सामान छोड़ चला जा यहाँ से, इसी में तेरी भलाई है। हमसे पंगा मत ले, नहीं तो बात जान पे आ जाएगी, कोई संभालने वाला भी नहीं मिलेगा। मौके की गंभीरता और नाजुकता को देखते हुए रमेश, ठीक है भाई, तुम मेरे बैल ले लो, इस बेचारे को छोड़ दो। हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? अब तुम्हारा और इसका दोनों का माल हमारा हो गया। जान की परवाह है तो भागो यहाँ से। रमेश से रुका नहीं जाता और वह उन चोरों पर टूट पड़ता है। दूसरा किसान भी हिम्मत जुटाकर लड़ाई में कूद पड़ता है और जल्दी ही चोरों की हालत पतली हो जाती है। इन मेहनती किसान की लतेड़ से रमेश के बैल भी उन चोरों के पीछे पीछे भाग लेते हैं। भागो, अरे भागो भागो, इन आदमियों को तो देख लें, पर इन भयानक जानवरों से कौन निपटे? भागने में ही भलाई है, भागो। अरे अरे ये सांड तो आज मार ही डालेगा, जान बचानी है तो भागते ही रहना पड़ेगा। पता नहीं किसने कहाँ से इस सांड को हमें मारने के लिए भेज दिया। हाँ, हमने तो किसी को कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, और ना हमने किसी को कुछ कहा है। आज तो भगवान ही बचाए तो बच पाएंगे। अरे क्या, हम दो ही रह गए ज़मीन पे। अरे भाई भाग यहाँ से, कहीं और बदमाशी करेंगे। जान बची तो जिंदा रहे तो फिर देख लेंगे। आज तो हमारी अच्छे वाली लगने वाली है। बस भागो यार। गांव में रमेश की दयालुता को सभी जानते थे। अब उसकी हिम्मत के चर्चे सभी लोगों की जुबान पर आ गए। रमेश लोगों की चाहत बन गया। भाई रमेश, मैं शरीर से कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब ने कुछ परहेज़ बता रखे हैं, और बस तुम्हें अपना जान करके तुमसे सहायता लेना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी गाड़ी में से कुछ बोरी अनाज रख सकते हो? मुझे अपने रिश्तेदार के यहाँ कुछ अनाज दे करके आना है, बड़ी कृपा होगी भाई। क्यों नहीं भाई, इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। चल मैं अनाज ला देता हूँ। ऐसा कह रमेश अकेले ही गाड़ी में अनाज भर देता है और दूर खड़े गांव के लोग यह सब देख रहे होते हैं। गांव में चुनाव का माहौल। कुछ गांव के लोग और कुछ औरतें पेड़ के नीचे। भाई अब की बार तो जग्गी को मुखिया नहीं बनाएंगे। लगातार 2 बार इसे जिताया है, लेकिन ये बड़ा भ्रष्ट है। अब तो कोठी भी बना ली है, हम लोगों की तो परवाह ही नहीं करता। सही कहते हो, ऐसे इंसान को भी क्या बनाए जो दूसरों की बिल्कुल सहायता ही नहीं करता। सही कहती हो काकी, अब तो पैसे का सूद भी बढ़ाकर वसूलता है। घर पर किसी की सहायता के लिए जाएं तो ऐंठ कर बातें करता है। बात तो तुम सभी ठीक ही कह रहे हो, लेकिन फिर चुने भी तो किसे चुने? कोई हिम्मत वाला और नेक आदमी हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। देखो भाई, मुझे तो रमेश सही आदमी लगता है, दयालु भी है और ज़रूरत पड़ने पर साहस की कमी भी नहीं दिखाई देती। रही हमारी सहायता की तो सही इंसान ही सही फैसला करता है, और बाकी हम क्या चाहते हैं वो तो अच्छे से ही जानता होगा। बात तो सही है तुम्हारे रमेश के बारे में हमने कभी कोई गलत बात भी नहीं सुनी। बेचारे नेक इंसान के कई अच्छे काम भी हम जानते हैं। मुखिया जी, अब की बार तो लोगों ने धोखा दे दिया, सभी रमेश के समर्थक बन गए हैं। 2 टके का आदमी था रमेश, न जाने लोगों को उसमें क्या नजर आया कि उसे ही मुखिया चुन लिए हैं। आपके मुकाबले भला कैसे कोई टिक सकता था? मुझे तो ये बात ही हजम नहीं होती है। कहो तो उसका काम निपटा दे। नहीं शंकर, ऐसा करना ठीक नहीं, और इस वक्त तो वक्त का मिजाज भी हमारे मुताबिक नहीं है। काम तमाम तो हम करेंगे, लेकिन अपने ही तरीके से। न रहेगा बास और न बजेगी बांसुरी।
न रमेश रहेगा और न ही उसकी प्रशंसा में ये लोग जो उसके पीछे पड़े हैं। अब उसकी प्रशंसा जो करते हैं मुझे तो अंदर ही अंदर हजम नहीं होती है। फिर हुजूर ये सब होगा कैसे? मुझे तो जल्दी ही इन सब बातों से छुटकारा चाहिए। कोई तो तरीका होगा आपके पास। कब तक हम अपनी बेइज्जती को झेलेंगे? मेरा तो चैन से जीना दूभर हो गया है। कोई तो तरीका होगा आपके पास। कब तक हम अपनी बेइज्जती को झेलेंगे? शंकर, तरीका तो मैंने सोच रखा है। बस मैं तो सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। जल्दबाजी हमेशा शैतान का काम होता है। इसके परिणाम भी भयंकर होते हैं और अपने को ही झेलने पड़ते हैं। शंकर, देखो जी, गांव की औरतों ने तो मुझे अनदेखा करना शुरू कर दिया है। हमारी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। कोई मुझे तो भाव ही नहीं देता। आप कुछ करो जी, ऐसे घुटन वाली जिंदगी मुझसे न जी जाएगी। देखो, ये हार तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन अभी अगर जल्दबाजी में कुछ किया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। ज़रा सब्र करो, जल्दी ही कुछ इंतजाम करता हूँ। उधर दूसरी तरफ गांव के कुछ आदमी रमेश के घर। बेटा रमेश, हमारी तो जिंदगी बीत गई कुएं से पानी लाते लाते। कुआं भी तो काफी दूर है। सुना है जमाना बदल रहा है, आजकल नल लग रहे हैं। सरकार की बड़ी सहयोग कर रही है। बेटा, जरा प्रयास करके गांव में नल लगवा दो, बड़ा भला होगा। बेचारी औरतों की जिंदगी में कुछ तो सुकून आ जाएगा। तुझे दोबारा वोट देंगी फिर। दादी माँ, इसमें इतनी विनती करने की क्या बात है? तुमने मुझे आदेश दिया है और मैं कोई कसर बाकी ना। कुछ दिन बाद नल से पानी लेते वक्त, बड़ा भला हो भाई इस नई मुखिया का, जल्दी ही नया नल लगवा दिया। कितना साफ पानी है, ठंडा भी बहुत है। मेरे तो कई सारे काम इससे आसान ही हो गए हैं। अब तक सिर्फ सुना था, लेकिन अब जब मैं हाथों से नल चला रही हूँ तो मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा। सही कहती हो बहन, सही कहती हो। ऐसा लगता है जैसे सौपन सा पूरा हो गया। किसी मौसम के बिगड़ने पर बाहर कुओं पर जाना तो असंभव होता था, लेकिन अब तो नजदीक के कारण किसी भी समय यहाँ से पानी ले जाना संभव हो गया है। दो औरतें मटकी के साथ जाते हुए। देखो बहन, मैं तो अगली बार रमेश को ही मुखिया चुनूंगी। बड़ा काम आसान कर दिया है उसने। अरे बहन, तुम ही क्या, हम सभी ऐसा करने वाले हैं। पहले तो दूर कुएं पर पास के गांव वाली औरतों से अपनी बारी को लेकर झगड़ा करना होता था और बड़ी ही कहा सुनाई होती थी। अब सुकून से अपनों के बीच प्यार से काम हो जाता है। अरे बहन, मैंने सुना है जल्दी ही दूसरा नल भी लगने वाला है गांव में। बस भीड़ तो बिल्कुल। रमेश, आपकी बार गांव में स्कूल खुलवा दो। बच्चों को दूर गांव में जाना पड़ता है। बड़ा नेक काम है ये। लड़कियां तो स्कूल में भेजी जाती ही नहीं। ज़माना बदल रहा है भाई। गांव का विकास करना है तो बच्चों की पढ़ाई व परवरिश पर ध्यान देना होगा। सही कहते हो रघु, ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया। बस हमारे बच्चे ही हैं जो अब सब पढ़ लिख कर तरक्की कर गांव की तस्वीर बदल सकते हैं। रमेश, जैसे भी सहायता की हमारी तरफ से ज़रूरत हो हमें बताना। भाई, मैं कोई तुम्हारा कहना टाल सकता हूँ क्या? मैं तो पहले ही ये सब चाहता था, लेकिन आप लोगों के ऐसे विचार जान बड़ी खुशी हुई मुझे। कल सुबह जल्दी चलते हैं और ये शुभ कार्य करते हैं। जग्गी के घर। मालिक, सुना है रमेश का गांव में बड़ा नाम हो रहा है। पहले नल लगवा दिए और अब स्कूल खुलवाने की बात हो रही है। जनता में बड़ी वाह वाह हो रही है उसकी। ठीक है शंकर, अब सही समय आ गया है। जाओ और अपने आदमियों के साथ जाकर
उस रमेश का काम निपटा दो। मालिक, मैं तो पता नहीं कब का ये काम कर देता। मैं तो बेसब्री से आपके आदेश का इंतजार कर रहा था। इधर यज्ञ की पत्नी सारी बात सुन रही थी। वह जल्दी ही गांव में जा अपनी सहेलियों को बता देती है और गांव वाले रमेश को बचाने की योजना पहले ही बना लेते हैं। देखो, वार ऐसे करना है कि वह दोबारा से उठ ना सके। काम निपटा कर भाग जाना। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, कुछ दिन के लिए दूसरे गांव में काम पर निकल जाना। किसी को कोई शक भी नहीं होगा। जैसे ही वे रमेश पर वार करने के लिए घर में घुसते हैं, गांव के लोग उन्हें घेर कर अधमरा कर देते हैं। यज्ञ के घर। अरे ओ बेशरम, कहाँ छुपा बैठा है? बाहर निकल। और फिर गांव वाले उसे बाहर निकालकर तरह तरह की गाली दे करके पुलिस को सौंप देते हैं।